मेरे प्यारे बच्चों, कल हम आप लोगों को बता दिए थे कि हम लोग अब सरल रेखा में गति पढ़ेंगे। और सरल रेखा में गति किसका कैसा भाग है ये भी बता दिए थे। हमने बताया था सरल रेखा में गति मैकेनिक्स का भाग है और मैकेनिक्स का वो जो भाग है उसका नाम है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की। अब थोड़ा सा एक समरी देखेंगे, हम लोग समरी देखेंगे या यूँ कहे कि ऐसे ही सुन लेंगे कि हम लोग कल पढ़े थे मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स के पार्ट पढ़े थे और मैकेनिक्स के कितने पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं, डायनामिक्स में कितने चैप्टर हैं, वो हम लोग पढ़े थे। काइनेमेटिक्स में एक चैप्टर था, काइनेमेटिक्स में एक चैप्टर था सरल रेखा में गति। हमने कहा था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सरल रेखा में गति पर अब चर्चा करने की ज़रूरत आ गई, तो अब हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत छोटा छोटा कुछ डेफिनेशन दिया है, उस डेफिनेशन को पहले हम लोग देखते हैं। सरल रेखा में गति में एक छोटा सा पहले डेफिनेशन हम लोगों को जानना चाहिए। गति क्या है, विराम क्या है, सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। गति और विराम क्या है, क्या चीज, गति और विराम। मोशन एंड रेस्ट। सबसे पहले हम लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गति और विराम। हम लोग क्लास 9 से वो छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते आए, उससे मेरा आज का यहाँ का भी काम चल जाता है। तो पहले जो काम चला वो पढ़ लिए हैं, उसको पहले समझा दें। हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही हो तो वह गति कहलाती है। क्या पढ़े हैं, ध्यान देना। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही हो तो वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही हो तो उसे गति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन इसी का अपोजिट अगर हम कर लें कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा हो, समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे विराम कहते हैं। ये तो हम लोग बचपन से जानते हुए चले आ रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको हम लोग जानते हैं। क्या, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसे गति कहते हैं। लेकिन
यदि समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे विराम कहते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम तुम लोगों का यहाँ पर दिमाग ओपन करना चाहेंगे और इसके बारे में डिटेल बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो जब तक मेरे पास टाइम है तब तक हम डिटेल में ही बताने का प्रयास करेंगे, डिटेल में ही समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल सा सोचते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक सर लंबा कर देते हैं, तो मेरी मजबूरी होती है, प्रयास ये होता है कि पूरी जानकारी तुम लोग ले लो, नहीं तो इस 2 लाइन के डिफिनेशन से मेरा काम हो गया। अगर वास्तव में केवल तुमको काम चला लेना है तो ये हो गया, गति और विराम खत्म। अगर तुमको केवल अपना काम चला लेना है तो तुम लोगों का काम कंप्लीट हो गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो उसे गति कहते हैं, और यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे विराम कहते हैं। लेकिन अब देखो, तुम लोगों को थोड़ा सा हम घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम लोग सोचो, अभी तक हम कहे गति का डिफिनेशन ये है, विराम का डिफिनेशन ये है। गति का डिफिनेशन का है कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा हो तो गति है, और यदि समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा है तो वो विराम है। लेकिन मैं अब कह रहा हूँ, कि गति और विराम प्रेक्षक पर निर्भर करता है। गति अवस्था, विरामावस्था, ये उस प्रेक्षक पर निर्भर करता है कि उसको कैसा महसूस होने वाला है। प्रेक्षक का मतलब जो उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, जो देख रहा हो, जो उसको समझने का प्रयास कर रहा हो, उस व्यक्ति से। प्रेक्षक का मतलब होता है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, जो उसको देख रहा हो, जो उसको समझने का प्रयास कर रहा हो। अब फिर से हम यहाँ पर तुम लोगों को लौटा के ला रहे हैं, प्रकृति भी यही कहती है। ये जो हम क्या कहे, अगर तुम लोग अपना काम चलाना चाहो केवल, तो ये 2 लाइन पढ़ लिए ना, हो गया, बहुत हो गया इतना। ये 2 लाइन पढ़ लिए, बहुत हो गया। क्या यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो गति है, और यदि समय के साथ साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो वो विराम है। इसको प्रकृति भी मानता है, इसलिए हम डायरेक्टली कह दिए कि ये दोनों टॉपिक तुम लोगों का काम चला सकता है। सोच रहे हो प्रकृति कैसे? प्रकृति का सीधा कहना है गति जीवन है, मृत्यु विराम है। ये जो 2 लाइन का डिफिनेशन लिखे, ये एक छोटे से स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं गति जीवन है, मृत्यु विराम है। अगर प्रकृति के पदों में, अगर हम गति और विराम को प्रकृति के कॉन्सेप्ट में लेना चाहें, प्रकृति के हिसाब से समझना चाहें, तो प्रकृति का कहना होता है गति जीवन है और मृत्यु विराम है। उसका स्टेटमेंट यह है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो गतिमान है, अर्थात तब तक उसकी अनेक क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं, जैसे धमनियों का चलना, हृदय का चलना, सांस का लेना। बहुत ऐसी क्रियाएं हैं जो लगातार गतिमान हैं। यदि व्यक्ति जीवित है तो उसी को बनाया गया कि गति जीवन है, जबकि मृत्यु विराम है। मृत्यु को विराम की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु, किसी प्राणी की मृत्यु तब हो सकती है जब उसके फेफड़े, जब उसकी धमनियाँ
काम करना बंद कर दें, अर्थात गति अवस्था से विरामावस्था में चली आए, तब वह उसका जीवन शायद संभव नहीं है। तब शायद उसका जीवन संभव नहीं है, और उस कॉन्सेप्ट पर यह कहा जाता है कि मृत्यु विराम है। अब देखो, धीरे धीरे हम थोड़ा सा गति और विराम को डीपली तुम लोगों के दिमाग में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहते हैं, और यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन ना हो रहा हो तो वो विराम कहलाता है। लेकिन अगर इसी को हम प्रकृति के पदों में कहें, तो हम ये कह सकते हैं गति जीवन है और मृत्यु विराम है। अब इतना समझो, जितना हम तुमको परेशान करेंगे उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल तुम्हारा मजबूत होने वाला है। अब थोड़ा सा हम और तुम लोगों को परेशान करना शुरू कर रहे हैं, कंफ्यूज करना शुरू कर रहे हैं। ये जो गति जीवन है, मृत्यु विराम है, ले आए ना, इसके पहले हम बीच में एक वर्ड ले आए थे, फिर उसको हम छोड़ दिए वहीं पर, लेकिन फिर से उसको ले आए। क्या छोड़ दिए थे कि वस्तु गतीय अवस्था में है या विरामावस्था में है, इस बात की पुष्टि या इस बात की निर्भरता इस पर निर्भर करती है कि उसका प्रेक्षक कैसे उसको देख रहा है। ये डिफिनेशन लिख दिए, हो गया। लेकिन वास्तव में कोई भी वस्तुएं स्थिर है ही नहीं, विरामावस्था है ही नहीं कहीं। वास्तव में अगर हमसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे विरामावस्था है ही नहीं कहीं। मैं नहीं मानता कि विरामावस्था कहीं है। केवल और केवल पृथ्वी पर गतीय अवस्था ही है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन तुम लोगों को हो सकता है कि ये सर गतीय अवस्था और विरामावस्था पढ़ा भी रहे हैं, गतीय अवस्था विरामावस्था का डिफिनेशन भी दे रहे हैं, गतीय अवस्था और विरामावस्था को प्रकृति से भी जोड़ रहे हैं, और साथ में ये भी समस्या ले आकर खड़ी कर दिए हैं कि विरामावस्था होता ही नहीं है, केवल और केवल गतीय अवस्था होती है। अब जरा गौर करो, मेरी बात को सोचो, मेरी बात को समझो और मुझे बताओ। साइकिल पर कोई व्यक्ति चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तुम लोग कह रहे हो वो गतीय अवस्था में है। तुम लोग कह रहे हो कि वो गतीय अवस्था में है, चलो भाई हम मान लिए। तुम लोग कह दिए और हम मान लिए। तब तक कोई कह रहा है वो पेड़ है, पौधा है, मकान है, स्थिर है। मैं भी मान लिया, क्योंकि मानूंगा ही, क्योंकि यहाँ पर एक हम जो डिफिनेशन लिख के बैठे हैं, यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो विरामावस्था में है। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, तो जिस पेड़ पौधे को और मकान को तुम विरामावस्था में कह रहे हो वो पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान है, क्योंकि पृथ्वी खुद घूर्णन गति कर रही है। क्योंकि पृथ्वी खुद ही घूर्णन गति कर रही है। अब इसका मतलब जिस वस्तु को हम विराम कह रहे थे वो तो गति करने लगी। जिस वस्तु को हम विराम कह रहे थे वो वस्तु गति करने लगी। इसीलिए हमने कहा कि वस्तु गतीय अवस्था में है या विरामा अवस्था में, इस छोटे से डिफिनेशन से नहीं काम चलने वाला है। ये जो 2 लाइन का डिफिनेशन पढ़ के बैठे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है।
वस्तु गतीय अवस्था में है कि वस्तु विरामावस्था में है, अगर इस बात की पुष्टि करनी है तो उस प्रेक्षक पर निर्भर करेगा, उस ऑब्जर्वर पर निर्भर करेगा जो उसको करना है, जिसको देखना है कि वस्तु गतीय अवस्था में है कि विरामावस्था में। चलो ये एग्जाम्पल से तो समझ में ही कुछ आया, और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं तुम लोगों के सामने। तुम लोगों के सामने एक अच्छा सा और एग्जाम्पल लेकर चले आ रहे हैं। मान लो कोई तुम लोगों के दो मित्र एक साथ घर से निकले, प्लेटफार्म पर आए। एक श्रीमान जी प्लेटफार्म पर खड़े हैं, दूसरे श्रीमान जी प्लेटफार्म से पर ट्रेन आई, ट्रेन पर सवार हुए, चल दिए। वो उस ट्रेन पर बैठे जो बस्ती से दिल्ली जा रही थी, जो बस्ती से दिल्ली जा रही थी। जरा गौर करना, अगर कुछ टाइम बाद जिस प्लेटफार्म पर श्रीमान जी डिब्बे ट्रेन में बैठे थे वो प्लेटफार्म तो वहीं रहेगा और एक मित्र महोदय वहीं रहेंगे, क्योंकि वो प्लेटफार्म पर आए थे, श्रीमान जी को बैठा के वहीं रुक गए। लेकिन जो ट्रेन में बैठे हैं वो तो दिल्ली पहुंच गए। जो ट्रेन में बैठे थे वो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। तो अगर अब यूँ कहा जाए, प्लेटफार्म के सापेक्ष अगर हम बात करें तो ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति गति किया और वो गति करके बस्ती से दिल्ली पहुंच गया। अगर हम प्लेटफार्म के रिस्पेक्ट में बात करें, प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति की बात करें, कोई को सोचते हुए बात करें, तो हुआ क्या कि वो व्यक्ति गतिमान है जो ट्रेन के अंदर बैठा, क्योंकि वो बस्ती से दिल्ली पहुंच गया। समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, वो किसी टाइम बस्ती में था और अब दिल्ली में है, वो गतिमान है। कब? वो व्यक्ति गतिमान कब है? जब हम स्टेशन प्लेटफार्म पर बैठे हुए व्यक्ति के रिस्पेक्ट में उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति पर चर्चा किए, ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति की चर्चा किए। लेकिन जरा छोड़ दो, ये मान लो प्लेटफार्म था ही नहीं, प्लेटफार्म से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, तो वास्तव में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति प्लेटफार्म से ट्रेन में चढ़ा, तब तक गति किया, ट्रेन में इत्मीनान से उसको सीट मिली, सीट पर बैठा था, विरामावस्था में था और दिल्ली पहुंच गया। जबकि वास्तव में था क्या? ट्रेन के अंदर वो अपना घुसा और अपने सीट पर बैठ गया। जब तक वो सीट पर नहीं था तब तक थोड़ा बहुत गति किया और उसके बाद वो अपनी सीट पर आराम से विरामावस्था में बैठ गया और विरामावस्था में होने के बावजूद भी वो दिल्ली पहुंच गया। कब वो विरामावस्था में है? जरा ध्यान देना यहाँ पर। विरामावस्था उसका तब हम मानेंगे जब ट्रेन के डिब्बे के रिस्पेक्ट में उसकी बात करेंगे, ट्रेन की सीट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, तो वो व्यक्ति ट्रेन के अंदर विरामावस्था में था। लेकिन वही व्यक्ति जब हम प्लेटफार्म के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो वह व्यक्ति गतिमान था। इसका मतलब वस्तु गतिमान है कि वस्तु विरामावस्था में है, इस बात की पुष्टि उस प्रेक्षक पर निर्भर करेगा जो उसका कैलकुलेशन, जो उसका ऑब्जर्वेशन, जो उसका ऑब्जर्व पॉइंट है। नहीं तो वास्तव में ब्रह्मांड में उपस्थित कोई भी वस्तु गतीय विरामावस्था में है ही नहीं। सभी वस्तुएं गतिमान हैं, सभी वस्तुएं गतिमान हैं। यह हम लोगों का कन्फ्यूजन है, यह हम लोगों का वो है कि हम किसी वस्तु को गतिमान मान लेते हैं, हम किसी वस्तु को विराम मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो गतिमान है कि वो विराम में है, वो प्रेक्षक पर निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से माने, अप्रत्यक्ष रूप से सोचें, अप्रत्यक्ष रूप से समझें, तो कोई भी वस्तुएं विरामावस्था में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुएं गतीय अवस्था में ही हैं।
क्योंकि पृथ्वी खुद गति कर रही है या ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त कण गतिमान हैं। लेकिन अगर हम प्रेक्षक के आधार पर बात करें तो उस प्रेक्षक की स्थिति इस बात की पुष्टि करेगी कि वस्तु विरामावस्था में है कि वस्तु गतीय अवस्था में है। अब देखो, हम गतीय अवस्था और विरामावस्था में आप लोगों को कंफ्यूज भी किए और कंफ्यूज के सहारे बहुत कुछ समझाए भी। लेकिन जब आप लोग क्लास 9th में, क्लास 10th में रहते थे और गतीय और विराम पूछते थे तो हम इसको कभी भी इतना लंबा नहीं खींचे, क्योंकि वो स्पेस तुम्हारा नहीं था। वहाँ पर हम इसी 2 लाइन से अपना काम चला लिए कि यदि कोई वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहते हैं, लेकिन यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसे विराम कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी को प्रकृति के पदों में समझना चाहें, इसी को हम प्रकृति के पदों में समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि गति जीवन है और मृत्यु विराम है। क्या है? गति जीवन है और मृत्यु क्या है? विराम है। और गति पर आगे हम चर्चा भी किए, गति पर हम आगे चर्चा भी किए और ये भी बताए कि वास्तव में कोई भी वस्तु विरामावस्था में है ही नहीं, सभी वस्तुएं गतीय अवस्था में हैं। लेकिन फिर भी वस्तु गतीय अवस्था में है कि वस्तु विरामावस्था में है, अगर इस बात को क्लियर करना है तो उस प्रेक्षक पर निर्भर करेगा कि वस्तु गतीय अवस्था में है कि वस्तु विरामावस्था में है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम तमाम एग्जाम्पल भी लिए। यानी कि अब एक टॉपिक आज तुम लोगों का क्लियर क्या हुआ, गतीय अवस्था क्या है और विरामावस्था क्या है। जब तुम लोगों का गतीय अवस्था और विरामावस्था क्लियर हो जाता है तो एक और, जब तुम लोगों का गतीय अवस्था और विरामावस्था क्लियर हो जाता है, क्या गतीय अवस्था और विरामावस्था क्लियर हो जाता है तो एक और वर्ड, यहीं पर एक छोटा सा डिफिनेशन तुम लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। बिंदु वस्तु क्या, बिंदु वस्तु क्या कहलाता है? बिंदु वस्तु पॉइंट लाइक चार्ज, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उसके बाद आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। बिंदु वस्तु पॉइंट चार्ज क्या है? बहुत काफी क्रिटिकल पॉइंट है। अगर सोचो समझो देखो तो ये जो बिंदु वस्तु पॉइंट चार्ज है ये काफी सोचने का टॉपिक हो जाता है। कैसी वस्तुओं को बिंदु वस्तु बोल सकते हैं, हम लोगों का ये सोचने का टॉपिक बन जाता है कि हम कैसी वस्तुओं को बिंदु वस्तु बोल सकते हैं, कैसी वस्तुओं को हम लोग बिंदु वस्तु कह सकते हैं। क्लास 9th में, 10th में, 7th में, 6th में वेग पढ़े हो, क्या पढ़े हो? वेग पढ़े हो। यदि वस्तु की आकार की अपेक्षा, बहुत ध्यान से देखना, यदि किसी वस्तु की आकार की अपेक्षा उसका वेग बहुत अधिक हो, आकार की अपेक्षा उसका वेग बहुत अधिक हो, या ऐसे कहें किसी निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी बहुत अधिक हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम बिंदु वस्तु कहते हैं। नोट जरूर बना होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम लोग नोट नहीं बनाओगे तब तक वीडियो देखते रहो, किताब पढ़ते रहो, जान देते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। जब इतने स्लो मोशन में, इतने आराम से समझाने का केवल और केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम लोग इसका नोट बनाते चलो और एक एक लाइन समझते चलो।
बिंदु वस्तु पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। कैसे वस्तुओं को हम कहे? ऐसी वस्तुएं जिनका आकार उनके वेग, अर्थात ऐसे कहें कि किसी निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो, बिंदु वस्तु कहलाते हैं। पहले डिफिनेशन पर गौर करो, फिर अभी हम एग्जाम्पल देकर तुमको अच्छी तरीके से इसको समझा रहे हैं। बिंदु वस्तु किसे? ऐसी वस्तुएं जिनका आकार उसके द्वारा किसी निश्चित समयांतराल में चली गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो, उसे हम बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पृथ्वी बड़ी है ना, लेकिन जब इसको हम फिजिक्स में इसको ज्योमेट्री में लेते हैं तो एक पॉइंट के रूप में मानते हैं और कहते हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पॉइंट के रूप में मान क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक डिफिनेशन पढ़े हैं बिंदु वस्तु। क्योंकि यहाँ पर एक डिफिनेशन पढ़े हैं बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु की खासियत क्या होनी चाहिए? उसकी आकार, उसकी त्रिज्या, उसके व्यास की तुलना में उसका वेग बहुत अधिक होना चाहिए। तो तुम लोग देखो, पृथ्वी का आकार देखो, और पृथ्वी अपने आकार की तुलना में बहुत तेजी से सूर्य का चक्कर लगाती है। अभी कुछ दिन पहले 29 मार्च उल्का पिंड सुन रहे थे, आ रहा है, पृथ्वी से टकरा रहा है। तमाम लोग देखे, पृथ्वी से टकरा रहा है, पूरा भूचाल मच रहा है, मान रहे थे। लेकिन देखो, उस उल्का पिंड को बिंदु वस्तु भी कहा जा सकता है। बिंदु वस्तु कहने का मतलब ये थोड़ी ना था कि वो उल्का पिंड बहुत छोटा सा था। इस घटना को, इस एग्जाम्पल, इस बिंदु वस्तु में इसलिए जोड़ दिए ताकि बिंदु वस्तु तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। उसको बिंदु वस्तु कह देने का मतलब ये थोड़ी ना था कि वो उल्का पिंड छोटा सा था। उसको हम बिंदु वस्तु इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वास्तव में उस उल्का पिंड का जो वेग था, वास्तव में उस उल्का पिंड का जो वेग था वो उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक था। आकार की तुलना में क्या था? बहुत अधिक था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस उल्का पिंड का आकार उसके वेग की तुलना में बहुत कम था। यानी ऐसी वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका वेग या किसी निश्चित समय में चली गई दूरी उनकी आकार की तुलना में बहुत अधिक हो, ऐसी वस्तुओं को हम बिंदु वस्तु कहते हैं। अब आज के लेक्चर में हम आप लोगों को केवल इतने पर चर्चा किए, गति क्या है, विराम क्या है और बिंदु वस्तु क्या है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम कल के लेक्चर में आप लोगों से मिलेंगे कि गति किस प्रकार होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने डायमेंशन में होती है। लेकिन इसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।